हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे और उससे संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जितने भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो आज अगर हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे एग्जाम, जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, सब में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति राज्य का अगर बात करें तो प्रथम नागरिक होता है। राज्य का मतलब यहाँ पे राष्ट्र से होता है। जब कभी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे राज्य जो है, राज्य का मतलब जो है एक राष्ट्र से होता है। एक चीज़ समझ लेते हैं, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है भारत की कंडीशन अगर देखें, एक तरफ लिखते हैं हम राष्ट्रपति को और दूसरी तरफ लिखते हैं प्रधानमंत्री यानी कि पीएम को। राष्ट्रपति जो होता है इसे डी ज्यूरे बोलते हैं। डी ज्यूरे का मतलब होता है नॉमिनल यानी नाम मात्र, और प्रधानमंत्री को बोलते हैं डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है रियल यानी कि वास्तविक। तो भारत में अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद यानी नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। जितने भी राष्ट्र के काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन सरकार का अगर प्रमुख बात करें तो सरकार का प्रमुख कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो है ये रियल यानी जितनी भी पावर्स हैं, ज़्यादातर पावर्स का यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की तुलना अगर हम अमेरिका से तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अगर ब्रिटेन से करें तो ब्रिटेन में जो काम क्राउन यानी कि राजा का होता था वही राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति की तुलना हम जो है ब्रिटेन के क्राउन से कर सकते हैं यानी कि राजा से कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तो राष्ट्रपति की जो चर्चा है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में की गई है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कभी भी कोई भी स्थिति आ जाए भारत का राष्ट्रपति जरूर होगा। कभी भी किसी भी केस में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या उसने अपना त्यागपत्र दे दिया है तो उपराष्ट्रपति उसकी पद पर कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय का जो है चीफ न्यायाधीश होगा यानी मुख्य न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी कंडीशन हो लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति होगा ही होगा। 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा या फिर करवाएगा। तो ये आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यानी कार्यपालिका शक्ति की बात जो है आर्टिकल 53 में की गई है। तो ये तो जनरल आर्टिकल्स हो गए। अब अगर हम बात करें 54 के बारे में और 55 के बारे में, तो 54 यानी कि इलेक्शन, निर्वाचन के बारे में बात करता है और 55 जो है मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करता है, यानी निर्वाचन का प्रोसेस क्या होगा ये 55 में बताया गया है। निर्वाचन में कौन कौन से निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग वोट देंगे, तो ये आर्टिकल 54 में बताया गया है। तो आर्टिकल 54 को जानने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिएगा कि राष्ट्रपति के जो है चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन से डालते हैं, तो देखिए दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के भी जो है निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ही क्या करेंगे, वोट डालेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा और लोकसभा के होंगे और इसके साथ साथ विधानसभा के भी होंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी नॉमिनेटेड व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है।
लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कि जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे यानी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही वोट डालेंगे, नॉमिनेटेड जो हैं ये वोट नहीं डालेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लोकसभा से 533 लोग वोट डालते हैं, राज्यसभा से 233 लोग, और इन दोनों यानी जो केंद्र है यानी संघ और राज्य, ध्यान ये रखा जाता है कि दोनों के जो वोट हैं संघ से 776 हो गया, 336 और 527, यानी संघ से जो है लोकसभा और राज्यसभा को मिला के 776 लोग वोट डालते हैं एमपी और एमएलए, और विधानसभा के जो है ये 4120 लोग वोट डालते हैं। दोनों के वोटों की वैल्यू यानी दोनों के मतों का जो मूल्य होगा ये बराबर होगा। यही जो है राष्ट्रपति की यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता का प्रतीक होता है कि राष्ट्रपति जो है पूरे देश को जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि संघ और राज्य दोनों की वैल्यू जो है बराबर हो। राष्ट्रपति जो है इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। तो ये जो है आर्टिकल 54 की बात करता है कि कौन कौन से लोग वोट डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इनके इलेक्टेड मेंबर्स ही डालेंगे वोट, नॉमिनेटेड नहीं डालेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति के जो है चुनाव में, ये तो हो गया आपका जो है आर्टिकल 54, इसमें कौन कौन से लोग वोट नहीं डालेंगे। तो संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर, वो वोट नहीं डालेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे शामिल कर लीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा हो गया, विधानसभा, इसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को भी शामिल किया गया है। दिल्ली और पुदुचेरी को जो है 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इनको भी वोट डालने का अधिकार है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 54। अब अगर बात करें आर्टिकल 55 के बारे में, तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो मैनर है किस तरीके से होता है। तो देखिए, भारत में अगर चुनाव की बात करें तो भारत में दो तरीके के चुनाव होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। तो अगर बात करें प्रत्यक्ष चुनाव की, तो प्रत्यक्ष चुनाव जैसे हम विधायक को चुनते हैं, जनता जिस चुनाव में डायरेक्ट यानी खुद अपने द्वारा जो है प्रत्याशी का चुनाव करती है उसे डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जहाँ पे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं जिस चुनाव में, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन में कुछ चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इलेक्शन मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा कभी, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन का इसमें यूज है, तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन को ध्यान में रखिएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन में एक तो होता है आपको फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना होता है, यानी ना तो राज्य कमज़ोर पड़ने पाएँ और ना ही केंद्र। फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा यहाँ पे जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा वोट पड़ता है। समझ लेते हैं इसको क्या है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, देखिए एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे ए, बी, सी और डी 4 लोग खड़े हुए, तो अगर हमने फर्स्ट प्रेफरेंस पे बी को चुन लिया, सेकंड पे ए को चुन लिया, थर्ड प्रेफरेंस पे सी को चुन लिया और फोर्थ प्रेफरेंस को डी पे चुन लिया। अगर फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में अगर क्या होता है कि ये जीत जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है इसके मत को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो दोबारा दूसरे राउंड की काउंसलिंग में अगर इसका देखा जाएगा कि अगर ये जीत रहा है तो ठीक है, इसको काउंट किया जाता है। होता क्या जनरली अभी तक जो है एक बार सिर्फ जो है सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही क्लियर हो जाता है। इसका ध्यान रखिएगा कि जो है अभी तक वीवी गिरी जो एक व्यक्ति थे जिन्हें जो है सेकंड राउंड की काउंटिंग में जो है हुई थी उनके समय में, लेकिन फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसकी बात करें अगर कोटा क्या होता है इसका,
तो अगर बात करें कोटा की, तो ये होता है कुल वैध मत, यानी कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1, यानी जो कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1, यानी ये आपका जो है 50 पर प्लस 1%, ये जो है इसका कोटा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के का वर्णन जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 4 में भी दिया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको मैंने जो है आर्टिकल 54 और 55 को बताया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक विधायक का मत क्या है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक विधायक का जो मत होता है ये उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी उस राज्य में विधानसभा से कितने निर्वाचित सदस्य होकर आए हैं, और उसे हम 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये एक विधायक का मत निकल आता है। एक विधायक के मत की वैल्यू निकल आती है। अगर हमें एक सांसद, इसको 1000 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी होती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम अभी तक जो है 1971 की ही जनसंख्या को मान रहे हैं कि 1971 में जो जनसंख्या थी उसी के आधार पर अभी इसका जो है कैलकुलेशन किया जाता है। ये जो है 2026 तक जो है यही जनसंख्या आपकी काम करेगी। अगर एक सांसद यानी एक एमपी के मत का मूल्य निकालते हैं तो ये होता है कुल विधायकों के मत का मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है 1000 से गुणा नहीं किया जाता है, 1000 से भाग नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। अब बारी आती है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है। तो जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर अभी ये देखा गया कि भारत में ज़्यादातर जो है 2 बार से ज़्यादा अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना है। राजेंद्र प्रसाद जी जो है सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रपति थे। तो ये तो हो गया आपका टर्म ऑफ ऑफिस, यानी जिस दिन से वो पद पर रहेगा, कार्यावधि इसको कहते हैं, कार्यावधि। तो ये जो है टेन्योर या कह लीजिए, तो ये जो है आर्टिकल 56 में इसका वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 57 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है री इलेक्शन यानी दोबारा निर्वाचन का पात्र होगा। आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के लिए जो है क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, जो है री इलेक्शन यानी दोबारा वो निर्वाचित किया जा सकता है, तो इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशंस ऑफ इलेक्शन, यानी कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होंगी। नंबर 1 पे ध्यान रखिएगा, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, यानी ही शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही आर सी। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर कोई भी व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और भारत का नागरिक है, इसके साथ साथ लोकसभा यानी लोकसभा का सदस्य बनने की अहर्ता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने की अहर्ता रखता है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और भारत का नागरिक है। ये 3 चीज़ें हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन है कि ये जो है कि चुनाव लड़ने के योग्य है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी 50 इसके प्रपोजल होंगे और 50 सेकेंडर्स होंगे। यानी ये होंगे कौन, ये उसी निर्वाचक मंडल से ही होंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। या तो 50 क्या होंगे, विधायक होंगे या फिर सांसद होंगे। जो उसको 50 लोग प्रस्तावक होंगे तो 50 अनुमोदक होंगे। ठीक, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट और यहाँ से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था, तो एडवर्ड लुटियंस ने। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया गया है। एडवर्ड लुटियंस ने जो है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया हुआ था। ठीक, इसीलिए उसको लुटियंस हाउस भी कहा जाता है। तो ये सारे हो गए फैक्ट्स, और भी मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। अब अगर हम बात करें कंडीशंस ऑफ द ऑफिस, उसके जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस के कंडीशन क्या क्या हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा। ये जो है आर्टिकल 59 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति बनेगा वो लाभ के पद पर नहीं होगा, या राज्य की किसी भी विधायिका का सदस्य नहीं होगा। अगर ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो ये मान लिया जाएगा कि जिस दिन से उसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तो उसने जो है उस पद को खाली कर दिया, वो स्वतः पदच्युत मान लिया जाता है। कंडीशन ध्यान रखें, वो राज्य की विधायिका या किसी भी इसमें से जो है किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए जब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगर उसने शपथ ले ली है राष्ट्रपति पद की
तो मान लिया जाता है कि उसने उस पद को जो है त्याग दिया है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अनुमोदक और प्रस्तावक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पे 54 और 55 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्म से भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शपथ के बारे में कि राष्ट्रपति किन चीज़ों की शपथ लेता है। तो अगर हम शपथ के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉज यानी संविधान और विधि, संविधान और विधि कि क्या करता है, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड। 3 चीज़ों की शपथ लेता है, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड। प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड यानी संरक्षण, परिरक्षण, संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। भारतीय संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड यानी राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान और विधियों की प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्रिजर्व करेगा और डिफेंड करेगा। जब वो तीनों काम में से डिफेंड नहीं कर पाएगा तो संविधान के अनुसार जो है अगर डिफेंड नहीं कर पाएगा तो क्या किया जाएगा, वो अपना त्यागपत्र दे सकता है या फिर उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन करने पे चल सकती है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 60 में जो वर्ड यूज किया गया है ओथ यानी शपथ या फिर अफर्मेशन, या इसका दूसरा वर्ड हिंदी में प्रतिज्ञान भी कहा जाता है। शपथ और प्रतिज्ञान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, 60 के अनुसार राष्ट्रपति जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 60 में कोई भी व्यक्ति को शपथ लेता है, शपथ कौन दिलाएगा उसको, तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में वो शपथ लेता है संविधान और लॉज की, यानी संविधान और विधियों की शपथ लेता है कि मैं अमुक व्यक्ति भारतीय संविधान को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करूंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 61 के तहत उसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 61 के बारे में। 61 में क्या है, तो देखिए 61 जो है इसमें महाभियोग जो है के बारे में बताया गया है। महाभियोग जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। महाभियोग क्या है, तो देखिए महाभियोग वर्ड का जो है यूज सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। इसके अलावा बाकी सबके लिए रिमूवल वर्ड का यूज किया जाता है। ये एक चीज़ ध्यान लीजिए, ध्यान रखिए, इसको पूछा नहीं गया कभी, लेकिन हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। महाभियोग वर्ड का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, देश की सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, सॉलिडरिटी का प्रतीक होता है। तो इसलिए महाभियोग के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। जब कभी राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या उल्लंघन करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पहले उसको 14 दिन पूर्व यानी 14 डेज पहले का उसको क्या करना होता है, नोटिस देना होता है कि हाँ मैं आपके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, उसको 14 दिन पूर्व का नोटिस दिया जाता है। जिस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है, जिस सदन से महाभियोग की इस प्रक्रिया शुरू होती है, मान लीजिए महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, तो जिस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है उसके 1/4 यानी मान लीजिए अगर लोकसभा से शुरू हुई तो 1/4 सदस्य इसको लिखित रूप से सूचना देते हैं। 1/4 इसको लिखित रूप से यानी रिटन फॉर्म में। दूसरी चीज़ है, इसी सदन के जब 2/3 यानी टोटल जो सदस्य हैं उसका 2/3 लोग इसको पारित कर देंगे कि हाँ राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाना ही चाहिए। तो जब 2/3 लोग इसको पारित कर देंगे तो ये जाएगा लोकसभा से अगर शुरू होगी तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से शुरू होगी तो लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा से अगर शुरू होगी तो इसके 1/4 सदस्य क्या करेंगे, रिटर्न फॉर्म में जो है सूचना जो है बताएंगे। 2/3 लोकसभा के सदस्य इसको क्या करेंगे, पारित करेंगे, तब ये दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में जाएगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। जांच में राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए स्वयं भाग ले सकता है या अपने किसी भी प्रतिनिधि को अपने बचाव के लिए बोल सकता है। अगर राष्ट्रपति जांच में दोषी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अगर राष्ट्रपति जांच में दोषी पाया जाता है और दूसरा सदन जो इसकी जांच कर रहा है
वह 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी से इसको पारित कर देता है, तो ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने अपना पद पदच्युत कर दिया है, यानी अपने आप को पद से हटा दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और महाभियोग जो प्रक्रिया है ये एक कैसी प्रक्रिया है, तो महाभियोग एक जो है क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा भी गया है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस का मतलब है कि ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट कैसा प्रोसेस है, तो इम्पीचमेंट अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जिस सदन से शुरू होगा उसके 1/4 सदस्य रिटर्न फॉर्म में सूचना देंगे, नोटिस जारी करेंगे और उसी सदन के 2/3 बहुमत से लोग इसको पारित करेंगे। जिस सदन से ये पारित किया फिर ये दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। जांच में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति अपने आप जो है ये पद को है पदच्युत कर देता है। जांच में जब दोषी पाया जाता है उसके पहले राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपना बचाव जो है रख सकता है। बचाव यानी अपनी बात रखने के लिए खुद जा सकता है या फिर किसी व्यक्ति को भेज सकता है। तो ये इम्पीचमेंट से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको फैक्ट बताए। ये फार्मूला याद करिएगा, पूछा गया है। ये जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए ये सारे पूछे गए हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और पूछी गई है कि सिक्किम में जो है एक विधायक का मत का मूल्य कितना है, तो सिक्किम में 7 है। उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में ये शायद अप्रॉक्सीमेटली एक बार देख लीजिएगा 208 के आसपास है। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है उस हिसाब से होता है। तो ये राष्ट्रपति से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको दबा के लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नहीं पसंद आता तो आप इसको डिसलाइक करिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये आप अपना व्यू ज़रूर बताइए कि आपने क्यों डिसलाइक किया है, क्या दिक्कत है। उसको सुधारने का बेहतर प्रयास किया जाएगा। इससे जुड़े अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मत ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।